आज चैप्टर 5 शुरू करते हैं, डिपॉजिट। ये 5 मार्क्स का एग्जाम में आता है। चार्जेस चैप्टर से और डिपॉजिट चैप्टर में से नॉर्मली एक ऑल्टरनेट क्वेश्चन आ जाता है कि या तो चार्जेस से आ गया या फिर डिपॉजिट से आ गया, बट हम किसी भी चैप्टर को अब इग्नोर तो नहीं कर सकते, करेंगे सारा। हो सकता है एमसीक्यू में डाल दे कोई क्वेश्चन। चैप्टर छोटा है तो फ्री के नंबर है, क्योंकि सिलेक्टेड से क्वेश्चन है इसके अंदर। तो सबसे पहले इस चैप्टर को मैं देखो 3 हिस्सों में बांटता हूं, ठीक है। पहला हिस्सा है डिपॉजिट की डेफिनेशन। डिपॉजिट की डेफिनेशन एक तरफ और पूरा चैप्टर एक तरफ, 3 पेज की तो डिपॉजिट की डेफिनेशन है, ठीक है। दूसरा पोर्शन आता है डिपॉजिट कैसे लेना है, किससे लेना है, ठीक है, और उसकी रिटर्न वगैरह फाइल करने वाला प्रोविजन। इस दूसरे के ही 2 पार्ट बना रखे मैंने कि कंपनी डिपॉजिट किससे ले सकती है, मेंबर से ले सकती है और पब्लिक से ले सकती है, तो वो प्रोविजन। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूं कि डिपॉजिट का मतलब क्या है। समझो, आपके पास पैसा है, आप डिपॉजिट करने के लिए जा रहे हो बैंक में। ये एक पर्सन है, इसके पास पैसा है और ये डिपॉजिट करने कहां जा रहा है, बैंक में जा रहा है। बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, एनबीएफसी। एनबीएफसी वाले बैंक की तरह डिपॉजिट लेते हैं। बताओ, बैंक में आप एफडी करवाने क्यों जा रहे हो? कहता मैं बैंक में एफडी करवाने जा रहा हूं, एफडी फिक्स डिपॉजिट। कंपनी ने देखा कि ये बंदा पैसे लेके जा रहा है, कंपनी ने पूछा भाई पैसे लेके कहां जा रहा है? कहता बैंक में एफडी करवाने जा रहा हूं। कहता क्यों? इंटरेस्ट मिलेगा। कहता कितना इंटरेस्ट मिलेगा? कहता 6%, 7%। कंपनी कहते रे बाप रे, इतना सस्ता। कंपनी कह रही है कि यार तू बैंक में मत जा, ये हमें दे दे, हमारे पास करवा ले एफडी, हम भी तेरे को इंटरेस्ट दे देंगे। अगर आज कंपनी किसी बैंक से लोन लेती है तो मान के चलिए 9-10%, 11% से कम नहीं मिलता, सिक्योर्ड लोन भी। और ये बैंक के पास एफडी करवाएगा तो बैंक से कितना ब्याज देगा? मैक्सिमम 7%, ऊपर का सिरा पकड़ के चले तो 7%, जिसमें सीनियर सिटीजन होना चाहिए, 3 साल से ज्यादा जमा करवाना पड़ेगा, ऐसे आता है रेट। कहते हैं यार इस रेट पे हमें दे दे यार, हम दे देंगे इंटरेस्ट तेरे को। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिपॉजिट, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनी। तो कंपनी क्या कर रही है? डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, जैसे बैंक करता है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाला काम हो गया ये तो। बिल्कुल। अब ये काम तो कौन कर सकता है? एक बैंक कर सकता है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर सकता है। तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई कंट्रोल करता है। तो ऐसी कंपनी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है उसको किसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा? आरबीआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो आरबीआई के नॉर्म्स है, रूल्स है, ये ऐसी कंपनी पे लगेंगे जो क्या करती है? एक्सेप्ट करती है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। तो कौन सी कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है? डिपॉजिट कैसे एक्सेप्ट करना है, कितने टाइम के लिए एक्सेप्ट करना है, इस ये सारी बातें कहां लिखी हुई है? सेक्शन 73 से लेके सेक्शन 76 तक के प्रोविजन लगेंगे चैप्टर 5 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, इंक्लूडिंग आरबीआई नॉर्म्स। इस पूरे चैप्टर में ये चीज आएगी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं कि ये क्या चक्कर है भाई साहब, आपके अकॉर्डिंग तो हम चले और कंपनी भी सेम काम कर रही है तो उसके ऊपर आपके नॉर्म्स क्यों नहीं लग रहे? ऐसा तो फिर वही बात होगी ना, फिर हमारे पास एफडी कौन करवाने आएगा? कोई नहीं आएगा, फिर तो हमारा बिजनेस बंद। सही बात है ना। आज अगर एक कंपनी कह दे कि हम कितना इंटरेस्ट देंगे, 9% इंटरेस्ट देंगे, कौन आएगा भाई साहब बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास में एफडी करवाने? हमारा तो धंधा ही खत्म हो जाएगा। हमारे पास पैसा आएगा तभी तो हम आगे लोन देंगे। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट काम यही है। कहता आपने हमारे एफडी का रास्ते ही बंद कर दिए। तो इसलिए यहां पर जब हम इसको पढ़ेंगे ना तो एक प्रोविजन आएगा कि कंपनी मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना दे सकती है, जितना आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए लागू रखा है उतना ही, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि उससे ज्यादा दे दोगे तो फिर एनबीएफसी वगैरह और बैंक के पास कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा ना। कच्चे की बात आएगी तो प्रोविजन ही नहीं लगेंगे। कच्चे का मतलब क्या है? जो ट्रांजैक्शन शो ही नहीं हो रही। हम तो एक्ट की बात करेंगे, क्लियर है ना। तो यहां से सबसे पहले स्टार्ट होती है डेफिनेशन। डेफिनेशन का पहला पोर्शन बट करेंगे बाद में। डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स का मतलब क्या है? तो यहां पर क्या लिखा हुआ है?
एनी रिसीट ऑफ मनी बाय कंपनी, कंपनी ने कोई पैसा रिसीव किया है बाय वे ऑफ डिपॉजिट्स, किस नाम से एक्सेप्ट किया है? डिपॉजिट्स के नाम से, लोन के नाम से, और इन एनी मैनर, इन एनी मैनर, या किसी भी मैनर में अगर कंपनी ने कोई पैसा रिसीव किया है तो वो क्या है? डिपॉजिट है। तो एक बात बताओ, फिर तो मैंने बैंक से लोन लिया है तो वो भी डिपॉजिट हो गया। देखो कहां लिखा तो हुआ डेफिनेशन में, एनी रिसीट ऑफ मनी बाय कंपनी बाय वे ऑफ लोन। वो तो फिर उसने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया ना, ये तो आगे, बैंक से ले रहा है। बट शैल नॉट इंक्लूड द अमाउंट्स स्पेसिफाइड बाय आरबीआई। डिपॉजिट के अंदर कई अमाउंट ऐसी है जो आरबीआई ने स्पेसिफाई कर रखी है, वो नहीं आएगी। अब आपके अकॉर्डिंग, जैसे कि आपने कहा कि नहीं सर वो तो नहीं आनी चाहिए, बैंक से लोन ले रखा है तो इसकी एक्सप्लेनेशन आएगी, इसकी एक्सप्लेनेशन आएगी। फॉलोइंग अमाउंट इज नॉट इंक्लूडेड, फॉलोइंग अमाउंट इज नॉट इंक्लूडेड इन the definition of deposit। ये डेफिनेशन है 3 पेज की, ठीक है। अभी नहीं करेंगे, अभी मैं जगह छोड़ रहा हूं, ये पेज पूरा छूटेगा, अगला पेज पूरा छूटेगा, और उससे अगला पेज पूरा छोड़ दो, आगे आ जाओ। अब स्टार्ट करेंगे यहां से, डिपॉजिट्स। कौन कौन सी ऐसी अमाउंट है जो डिपॉजिट की डेफिनेशन में नहीं आती? स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जहां पर डेफिनेशन लिखी वो पेज पूरा छोड़ दो, उससे अगला पेज और उससे अगला आधा पेज छोड़ दो, ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। कंपनी डिपॉजिट ले सकती है किससे? फ्रॉम मेंबर्स। किससे ले सकते हो? मेंबर से ले सकते हो। फ्रॉम अदर देन मेंबर्स, अदर देन मेंबर में कौन हो गए? आउटसाइडर। मेंबर से डिपॉजिट कौन ले सकता है? प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। नॉन मेंबर से डिपॉजिट कौन ले सकता है? ओनली एलिजिबल कंपनी, एलिजिबल कंपनी। अब ये वाली जो चीज है ये एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। अदर देन मेंबर से कौन डिपॉजिट ले सकता है? ओनली एलिजिबल कंपनी। और एलिजिबल कंपनी का मतलब क्या है? एलिजिबल कंपनी का मतलब है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी, ओनली पब्लिक कंपनी। एक प्राइवेट कंपनी कभी भी नॉन मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ठीक है। प्लस जिसकी पेड अप कैपिटल नहीं, जिसकी नेट वर्थ कम से कम 100 करोड़ हो, कंपनी की, ऑब्वियस सी बात है। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट कौन कर रहा है? कंपनी। और या फिर जिसका टर्नओवर कम से कम 500 करोड़ हो, दोनों में से एक कंडीशन पूरी हो जाए, ठीक है। पब्लिक तो होनी चाहिए, वो तो कंपलसरी होगी कंडीशन। उसके बाद 2 कंडीशन में एक कंडीशन हो जाए तो ऐसी कंपनी क्या है? एलिजिबल कंपनी। और नॉन मेंबर से सिर्फ यही कंपनी क्या कर सकती है? डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। ये एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पॉइंट क्लियर? अब चलते हैं कि प्रोसीजर क्या रहेगा डिपॉजिट लेने का। प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। किससे? फ्रॉम नॉन मेंबर्स, नॉन मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है, ठीक है।
अब नॉन मेंबर से डिपॉजिट कौन एक्सेप्ट कर सकता है बताओ? ओनली एलिजिबल कंपनी, ओनली एलिजिबल कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम अदर देन मेंबर्स। ओके, एलिजिबल कंपनी का मतलब क्लियर है? पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल कम से कम 500 करोड़ हो या जिसकी नेटवर्थ कम से कम 100 करोड़ हो। ओके, प्रोसीजर क्या रहेगा? सबसे पहले तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा मेंबर से। मेंबर से क्या पास करवाओ? स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाओ। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवा के परमिशन लेनी है। स्पेशल रिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओआर से काम चल जाएगा। स्पेशल रिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओआर से काम चल जाएगा। इफ अगर आपके डिपॉजिट जो है, इफ डिपॉजिट्स आर नॉट मोर देन लिमिट अंडर सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लोज सी। ये वाली लिमिट आपने चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ी होगी, डिबेंचर चैप्टर में। क्या है ये लिमिट? पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। इट इज काइंड ऑफ नेटवर्थ ऑफ कंपनी। तो कंपनी की वर्थ कितनी है? सपोज करो 100 करोड़, तो मैक्सिमम उधार कितना लेना चाहिए? 100 करोड़। तो इस अगर इतना ही ले रहे हो तो फिर मेंबर से क्या पास करवा लो? ओआर। बट अगर इससे ज्यादा लेना तो खतरनाक बात है, फिर उस केस में क्या पास होगा? एसआर। पॉइंट सब में आ गया? तो ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट। एमसीक्यू में तुम्हें इस तरह की चीज दे देंगे कि कंपनी की पेड अप कैपिटल इतनी है, फ्री रिजर्व इतना है, सिक्योरिटी प्रीमियम इतना है, ऑलरेडी जो कंपनी ने डिपॉजिट ले रखे इतने हैं। सपोज करो पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम बना के 110 करोड़ बन रहा है, और कहेंगे कि कंपनी ने ऑलरेडी 80 करोड़ के डिपॉजिट ले रखे हैं। अब कंपनी मैक्सिमम कितना डिपॉजिट और ले सकती है बाय पासिंग ओआर? 20 करोड़, सॉरी 30 करोड़। और फिर उसी में हो सकता है ये दे दे कि कंपनी जो है वो 40 करोड़ की डिपॉजिट लेना चाहती है, तो बताओ कौन सा रिजोल्यूशन पास होगा? और फिर 4 रिजोल्यूशन दे देंगे, बोर्ड रिजोल्यूशन, ओआर, एसआर, और लास्ट में दे रखा होगा नन ऑफ अबोव। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? तो इससे एमसीक्यू इस तरह का आ सकता है। कहता जी एसआर पास करवा लिया या ओआर पास करवा लिया, वट एवर द केस। ओके, उसके बाद तुम्हें बनाना है एक सर्कुलर। एक सर्कुलर बनेगा, सर्कुलर टू एक्सेप्ट डिपॉजिट। एक सर्कुलर बनाना पड़ेगा। जैसे कंपनी जब शेयर इश्यू करती है तो क्या बनाती है बेटा? प्रोस्पेक्टस बनाती है, जिसमें कंपनी की इंफॉर्मेशन होती है, शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। सेम ऐसे एक सर्कुलर जाएगा। ये कौन बनाएगा? बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये कौन तैयार करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तैयार करेंगे। ठीक है, इसमें क्या इंफॉर्मेशन होगी सर्कुलर में? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनी। इसमें कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, इस सर्कुलर में पर्टिकुलर्स ऑफ डिपॉजिट्स भी होंगे, पर्टिकुलर्स ऑफ डिपॉजिट्स। फॉर एग्जांपल हम कितने रुपए के डिपॉजिट ले रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कितना ऑफर करेंगे, कितने टाइम के लिए ले रहे हैं। एग्जांपल, अमाउंट, टेन्योर, इंटरेस्ट रेट एटसेट्रा। ये सब बातें यहां मेंशन कर दो। ठीक बात है। नो डिफॉल्ट सर्टिफिकेट, नो डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग डेट्स, एग्जिस्टिंग डिपॉजिट्स। अब एक बात बताओ, जिस कंपनी ने डिपॉजिटर का पैसा पहले ही खा रखा है, क्या उसको दोबारा डिपॉजिट लेने दे? नहीं ना। तो ये बात आपको मेंशन करनी है कि आपने एग्जिस्टिंग डिपॉजिट्स की पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं किया हुआ। और अगर कोई डिफॉल्ट किया हुआ है, इफ डिफॉल्ट, अगर कोई डिफॉल्ट आपने किया हुआ है, तो किया हुआ है नहीं, किया हुआ था, उसके बाद हम पे पेनल्टी लग गई, हम सुधर गए, ये हम करेक्ट कर चुके हैं, ये हम करेक्ट कर चुके हैं। प्लस इस बात को कितना साल हो चुका है? 5 ईयर्स। तो इस बात का मतलब क्या हुआ बेटा? इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर किसी कंपनी ने डिपॉजिटर की पेमेंट में कोई डिफॉल्ट किया हुआ है, तो अगले 5 साल तक डिफॉल्ट तो करेक्ट करना ही पड़ेगा। अगले 5 साल तक उसके ऊपर क्या लगा रहेगा? बैन लगा रहेगा। देखना ब्लड हो गया क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है। सेक्शन 7 में ये वही कंडीशन होगी मेंबर की तरह कि भाई उसकी शादी बिल्कुल बिल्कुल
जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेशन में 5 साल का बैन लग जाता है ना, सेम वैसे ही कि 5 साल तक का बैन है। अच्छा, कंपनी यहां पर झूठ बोल दे तो कि हमने तो कोई डिफॉल्ट किया ही नहीं, यहां पर लगता है कंपनी ऑडिटर का सर्टिफिकेट। आपकी कंपनी ऑडिटर का जो होगा वो सर्टिफिकेट लगेगा या डिक्लेरेशन लगेगी। ये डिक्लेरेशन कंपनी नहीं देगी, ये आपकी कंपनी का ऑडिटर देगा, उससे सर्टिफाई करवाओ। ठीक बात है। ये जो सर्कुलर है ये आप पब्लिश कर सकते हो इन न्यूज़पेपर, पब्लिश इन न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज़पेपर दो, एक इंग्लिश और एक लोकल। ये सर्कुलर जो है ये वैलिड रहता है, वैलिडिटी पीरियड। जैसे प्रोस्पेक्टस का एक वैलिडिटी पीरियड होता है ना, वैसे ही इसका भी वैलिडिटी पीरियड होगा। और ये वैलिडिटी पीरियड जो है ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट। ये कब तक वैलिड रहेगा? जिस दिन आपने सर्कुलर इश्यू किया है, ठीक है, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के 6 मंथ तक, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर प्लस 6 मंथ। ठीक है। और जब आपने सर्कुलर इश्यू किया उसके बाद जो भी एजीएम हो जाएगी वहां उस एजीएम तक, और अप टू एजीएम, अप टू एजीएम। रीजन क्या है? जैसे ही एजीएम हो जाएगी उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट हो जाएगी, तो नई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पर्टिकुलर जाएंगे। अगर मेरी कंपनी की एजीएम अभी हुई नहीं, अभी क्या चल रहा है, 25-26 खत्म होएगा, ठीक है, 25-26 खत्म होने के बाद 26 कब खत्म हो जाएगा? 31 मार्च 2026 फाइनेंशियल ईयर एंड खत्म हो जाएगा। ठीक है, और मान लो मुझे अप्रैल में या मई में डिपॉजिट के वे से पैसा लेना है, तो कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन जाएगी उसमें? प्रीवियस, जो लास्ट अडॉप्ट हुई है, क्योंकि इस साल की तो अब तक अडॉप्ट ही नहीं हुई। पॉइंट सब में आ रहा है। और जैसे ही इस साल की अडॉप्ट हो जाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये वाला सर्कुलर काम नहीं आएगा, फिर उसके बाद नया सर्कुलर बनाओ। पॉइंट क्लियर? तो ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, विच एवर इज अर्लियर। जब तक अडॉप्ट नहीं होगी तब तक पुरानी वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएगी। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट हो जाएगी एजीएम में, तो फिर एक नया। बिल्कुल। अब बताओ यहां पर प्लस 6 मंथ क्यों लिखा फिर एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर? क्योंकि एजीएम विद इन 6 मंथ हो जानी चाहिए। तो अगर आपने एजीएम नहीं कर रखी तो कोई बात नहीं, 6 महीने के अंदर तो एजीएम हो जानी चाहिए ना, तो ये वहां तक वैलिड रहेगा। जितनी बार डिपॉजिट लोगे उतनी बार सर्कुलर इश्यू करना होगा। एजीएम का तो 6 महीने से 3 महीने आगे एक्सटेंड भी तो करवा सकते हैं, बट वो तो फिर डिफॉल्ट के हो गया ना। तो जनरली कितना होता है? 6 मंथ। ये लॉजिक है इसका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक बात है ना। तो ये वैलिडिटी पीरियड भी हो गया। अब आगे आता है, आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, अपॉइंट डिपॉजिटर ट्रस्टी। डिपॉजिटर ट्रस्टी, जैसे डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट किया था वैसे ही डिपॉजिटर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा, और इसकी डिस्क्वालिफिकेशन सेम है। डिस्क्वालिफिकेशंस आर सेम एज ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। डिबेंचर ट्रस्टी याद है? जब कंपनी डिबेंचर्स का पब्लिक इश्यू करती है, या नंबर ऑफ डिबेंचर होल्डर 500 या 500 से ज्यादा होते हैं, सॉरी 500 से ज्यादा होते हैं, तो उस केस में कंपनी को डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना कंपलसरी हो जाता है बेटा। ठीक है, डिबेंचर ट्रस्टी को किसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना होता है? डिबेंचर होल्डर का। और उसमें लिखा हुआ है कि डिबेंचर ट्रस्टी कौन नहीं हो सकता? आपकी कंपनी का प्रमोटर, केएमपी, डायरेक्टर, इंप्लॉई नहीं हो सकता, उनका रिलेटिव नहीं हो सकता। अगर आपकी कंपनी का शेयर होल्डर है तो नहीं हो सकता। आपकी कंपनी के साथ कोई भी पिक्यूनरी यानी कि फाइनेंशियल रिलेशनशिप है तो नहीं हो सकता। ये सब बातें लिखी हुई, सेम प्रोविजन इसके ऊपर भी अप्लाई होंगे, अभी बुक में भी पढ़ लेंगे। ठीक बात है। उसके बाद ये इसके साथ एक क्या करनी पड़ेगी? एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। एग्जीक्यूट डिपॉजिटर ट्रस्ट डीड। ट्रस्ट डीड बेसिकली एग्रीमेंट, जिसमें इसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख रखा होगा। जैसे डिबेंचर के केस में क्या एग्जीक्यूट करनी पड़ती है? डिबेंचर ट्रस्ट डीड, और यहां पर क्या आ गया? डिपॉजिटर ट्रस्ट डीड। ये एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, और उसकी एक कॉपी किसके पास जाती है? आरओसी के पास जाती है। पॉइंट क्लियर? उसके बाद ये जो डिपॉजिटर ट्रस्टी है ये मीटिंग बुलाएगा टू कॉल क्लास मीटिंग ऑफ डिपॉजिटर्स। कब? नंबर 1 सुओ मोटू, यानी कि एट हिज ऑन डिस्क्रिशन, जब उसे लगे कि कंपनी में कोई ऐसी इवेंट है जो डिपॉजिटर के फेवर में नहीं जा रही।
ठीक है, इफ एनी इवेंट विच इज नॉट इन फेवर ऑफ डिपॉजिटर्स। कंपनी में कोई ऐसी इवेंट हो रही है जो डिपॉजिटर के फेवर में नहीं है, तो भैया डिपॉजिटर को बुलाओ, उनको अलर्ट कर दो। एक है ऑन द रिक्विजिशन, ऑन द रिक्विजिशन ऑफ डिपॉजिटर्स। बताओ इसका मतलब क्या हुआ? डिपॉजिटर्स ने रिक्विजिशन डाली, रिक्वेस्ट डाली है कि भैया मीटिंग बुलाओ ताकि सबको अलर्ट किया जाए। यहां पर कितने डिपॉजिटर होने चाहिए बताओ? एटलीस्ट 10%। कंपनी की तरफ से ईजीएम कौन कॉल करता है? मेंबर कर सकते हैं ना। कितने बंदे होने चाहिए? कम से कम 10% वोटिंग पावर वाले। सेम जिनके पास एटलीस्ट कम से कम 10% क्या हो? डिपॉजिट्स हो। इसीलिए मैंने जनरल मीटिंग पहले करवाई, ये बाद में करवा रहा हूं, ताकि एजीएम कब होनी चाहिए ये आपको प्रोविजन याद ही ना करना पड़े, और ये रिक्विजिशन वाले पॉइंट में भी रट्टा ना मारना पड़े, क्योंकि एज इट इज इंपोर्ट हुआ है ना। ओके, आगे आते हैं। अब बात उठती है, अब आएगी एप्लीकेशन। कंपनी इसके पास आ गई एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर डिपॉजिट्स। कौन देगा ये? वो जो आउटसाइडर है। ये कहता है जी मेरे पैसे ले लो यार, मैं कंपनी में डिपॉजिट करने के लिए तैयार हूं। ये डिपॉजिटर आ गया, डिपॉजिटर, ठीक है। इसके साथ में क्या लगा होगा? चेक, कि मुझे इतना पैसा डिपॉजिट करना है। तो कंपनी ने जिस दिन एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली, उसके विद इन 21 डेज फ्रॉम रियलाइजेशन ऑफ चेक, या फिर कहीं एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, इसको आपको क्या इश्यू करनी है? अच्छा, अब एक बात बताओ, बैंक में अगर मैं एफडी करवा देता हूं तो मेरे पास क्या प्रूफ है कि मैंने बैंक में एफडी करवा दी? वो आपको एक रसीद देते हैं, उस पर आपका नाम, आपने कब एफडी क्रिएट की है, कितने टाइम के लिए क्रिएट की है, मैच्योरिटी डेट कब है, ठीक है, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, आपने आज कितने पैसे जमा करवाए और मैच्योरिटी डेट पे कितने मिलेंगे, सारी बातें लिखी होती हैं, और बैंक वालों के ऑफिसर के उस पर क्या होंगे? साइन होंगे। सेम ऐसे यहां पर इसको हम क्या बोलते हैं? डिपॉजिट रिसीट, डिपॉजिट रिसीट टू बी इश्यूड। जैसे कंपनी, आपने कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई किया, आपके नाम पे शेयर अलॉटमेंट हो गई, तो आपके पास क्या आता है? शेयर सर्टिफिकेट आता है। यहां पर क्या आएगा? डिपॉजिट रिसीट। तो डिपॉजिट रिसीट में और शेयर सर्टिफिकेट में क्या फर्क है? शेयर सर्टिफिकेट इज ट्रांसफरेबल, डिपॉजिट रिसीट इज नॉट ट्रांसफरेबल। क्लियर है? ये इश्यू कर दो विद इन 21 डेज। तो ये लाइन जो है एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। और साथ में ही कंपनी एक रजिस्टर मेंटेन करेगी, जिसे हम बोलेंगे रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स। हमने भैया किस बंदे से कितने रुपए डिपॉजिट के तौर पे लिए हुए हैं, वो सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, कितने टाइम के लिए लिया था, कितनी अमाउंट के लिए लिया था, ये सब पर्टिकुलर का रिकॉर्ड हो जाएंगे रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट। ये कंपनी को मेंटेन करना पड़ेगा। यहां पर इसकी क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी, लॉजिक, ठीक है। मैक्सिमम कितना डिपॉजिट ले सकते हैं? मैक्सिमम डिपॉजिट्स कितनी ले सकते हैं? तो अगर मैं बात करूं बाय प्राइवेट कंपनी, बाय प्राइवेट कंपनी, बाय पब्लिक कंपनी, बाय गवर्नमेंट कंपनी, 3 दे रखे हैं यहां पर। तो प्राइवेट कंपनी कितना डिपॉजिट ले सकती है? अप टू 100%। 100% किसका? ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। हाँ, इतना ले सकते हैं। किससे ले सकते हैं बताओ? फ्रॉम मेंबर्स ओनली। हालांकि इसकी एक्सेप्शन भी आएगी, भी 3 एक्सेप्शन आएगी।
ठीक है, वो बाद में बुक में से पढ़ाऊंगा या लास्ट में करवाऊंगा। जैसे अगर मैं एक स्टार्टअप कंपनी हूं, मैं एक प्राइवेट कंपनी हूं, स्टार्टअप कंपनी हूं, तो पहले 10 साल तक मैं डिपॉजिट 100% से भी ज्यादा ले सकता हूं। ठीक है, इसी तरह पब्लिक कंपनी कहती है कि डिपॉजिट किससे ले सकती है, मेंबर से भी ले सकती है और नॉन मेंबर से भी ले सकती है। तो अगर ये मेंबर से डिपॉजिट ले सकती है तो कितना, अप टू 10%। 10% किसका, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। और नॉन मेंबर से मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, 25%, इससे ज्यादा नहीं। गवर्नमेंट कंपनी नॉन मेंबर से कितना ले सकती है, नॉन मेंबर से गवर्नमेंट कंपनी खुद थोड़ी डिपॉजिट देगी, और देगी तो मेंबर के डेफिनेशन में आ गई। तो इसके लिए क्या है, 35%। ये वाली लाइन जो है ये भी एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि मैक्सिमम डिपॉजिट कितना लिया जा सकता है। उसके बाद आती है टेन्योर, कितने टाइम के लिए डिपॉजिट लिया जा सकता है। तो भैया मिनिमम 6 मंथ, मिनिमम कितना, 6 मंथ। कंपनी 6 महीने से कम का डिपॉजिट नहीं ले सकती, और मैक्सिमम 36 मंथ, मैक्सिमम 36 मंथ। हाँ, एक ऑप्शन रहता है, फॉर एग्जांपल आपने कंपनी में डिपॉजिट करवा रखे थे 3 साल के लिए, तो 3 साल के बाद आप चाहो तो उसको फर्दर 3 साल के लिए रिन्यू करवा सकते हो, वो आपकी मर्जी है फिर। बट रिन्यू हुआ ना, 3 साल के बाद ऑप्शन तो देना पड़ेगा भाई, पैसे वापस चाहिए या फिर दोबारा लगानी है। 3 साल मैक्सिमम है, ठीक है। इसमें वो वाला सिस्टम नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है या फिर वो आते हैं, नहीं वो नहीं है, वो डिबेंचर, उसमें तो 10-10 साल होते हैं बेटा। ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए तो डिपॉजिट लेता ही नहीं मैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है ये, 3 साल मैक्सिमम होता है। ये मैं इसलिए पहले करवा रहा हूँ, वो डेफिनेशन किस लिए नहीं करवाई, 90% पॉइंट इसी से जुड़े हुए हैं। अब जैसे बैंक लोन डिपॉजिट की डेफिनेशन में क्यों नहीं आता बताओ, क्योंकि बैंक लोन तो मैं 10 साल के लिए ले सकता हूं, जबकि डिपॉजिट मैक्सिमम कितने के लिए होगा, 3 साल के लिए। गवर्नमेंट भी कंपनी को लोन देती है, तो गवर्नमेंट लोन देती है 10-10, 15-15 साल के लिए, तो डिपॉजिट मैक्सिमम ही 3 साल के लिए होता है, तो वो भी डिपॉजिट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। इसलिए मैं पहले ये करवा रहा हूं। 6 मंथ की जगह 3 मंथ हो सकता है, 6 मंथ की जगह 3 मंथ हो सकता है, इफ डिपॉजिट इज नॉट मोर देन 10%। अगर मुझे डिपॉजिट 10% से ज्यादा नहीं लेना है तो 3 महीने के लिए ले सकते हो। 10% किसका, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, हाँ, ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर है, ओके। 36 महीने क्या हुआ, मैक्सिमम। बट सर एक बात बताओ, कोई प्री मैच्योर के लिए आ जाए तो बताओ, प्री मैच्योर पेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, क्या मतलब हुआ। अच्छा, बैंक में आपने एफडी करवा रखी है 3 साल की, 2 साल बाद आपको अर्जेंट पैसों की जरूरत पड़ गई, निकलवा सकते हैं, इसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, एफडी तुड़वा ली, तो कोई फर्क पड़ेगा, क्या पेनल्टी, इंटरेस्ट कम मिलता है जी, कितना, 1% कम मिलता है। यही चीज यहां लिख रखी है जी। अगर डिपॉजिटर आ गया कहता भाई मेरे को पैसे की अभी जरूरत है, तो आप ये नहीं कह सकते ना ना 36 महीने पूरे नहीं हुए, भाई मेरा पैसा मेरे को अभी चाहिए। तो जैसे बैंक में अगर एफडी का तुड़वाने का ऑप्शन है, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट तुड़वाने का ऑप्शन देना पड़ेगा। इसे बोलते हैं प्री मैच्योर पेमेंट ऑफ डिपॉजिट। तो यहां पर डिपॉजिटर क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट, डिपॉजिटर कैन रिक्वेस्ट फॉर प्री मैच्योर पेमेंट, कि मुझे पहले पेमेंट कर दी जाए। 2 कंडीशन है, कम से कम 6 महीने के बाद आना, आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ्स। अब बताओ आफ्टर 6 मंथ क्यों लिखा, तो ऐसे तो कोई भी 1 महीने बाद दिया जाएगा, बिल्कुल 6 महीने तो मिनिमम है जी। यूज ही ना कर पाए। कंपनी भाई 6 महीने तो मिनिमम एक्ट कहता है, तो 6 महीने से पहले हम पेमेंट कैसे कर देते को, हमारे लिए नॉन कंप्लायंस हो जाएगा ना। तू मान ले 4 महीने बाद आगे मेरे को पैसे की जरूरत है, मेरी बेटी की शादी, भैया मैं हम कहां से दें, तो ये तो तेरी बेटी की शादी हमने 6 महीने से पहले पेमेंट कर दी, तो टेन्योर 6 महीने से कम हो गया, हमारे पर पेनल्टी लग जाएगी, 10% से भी ज्यादा ले रहे ठीक बात है। प्लस
आपको 1% इंटरेस्ट कम मिलेगा, 1% इंटरेस्ट डिडक्शन, 1% की इंटरेस्ट डिडक्शन हो जाएगी। पॉइंट समझ में आ गया? ये वाला टॉपिक भी एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। नहीं ये तो आगे सम जिसमें फिर 3 महीने भी तो हो सकता है आफ्टर ना 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 ना, वो तो एक्सेप्शनल केसेस है ना। तुम तो ये मान के चलो कि 10% से कम है, अगर नहीं हुआ तो कंपनी का 10% से कम, और उसमें भी कंपनी की चॉइस है कि आप 3 महीने तक ले सकते हो। मैंने लिया ही 36 महीने तक है, अब बताओ, अब वो 3 महीने से कम कैसे हो जाएगा? मेरी चॉइस ही नहीं थी 3 महीने से कम की, वो तो कंपनी की पावर है ना। हाँ, तो यहाँ पर इसमें एमसीक्यू आने का पूरे पूरे चांस है। क्लियर है? अगर कंपनी ने पेमेंट नहीं करी टाइम पे, तो इफ कंपनी फेल्स टू रीपे डिपॉजिट्स, तो भैया 18% पर एनम का पीनल इंटरेस्ट रेट लगेगा, पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो पैसा तो देना ही देना पड़ेगा, पैसा तो आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना दे पाए, देना ही पड़ेगा। 18% का क्या लगेगा? ब्याज भी लगेगा। नॉर्मली इंटरेस्ट कितना लगेगा? मैक्सिमम इंटरेस्ट कंपनी कितना पे कर सकती है? मैक्सिमम इंटरेस्ट या ब्रोकरेज, जो उसने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन नॉट बी मोर देन इंटरेस्ट रेट और ब्रोकरेज फॉर एनबीएफसीज। और ये कौन स्पेसिफाई करता है? स्पेसिफाइड बाय आरबीआई, ताकि तुम्हारा प्लेटफॉर्म क्या है? सेम रहे। कंपटीशन करना है तो ढंग से करो। 18% जैसे कंपनी 3 महीने के लिए लेट होगी, तो 3 महीने का 18% ब्याज। वो 18% जितना मैच्योर होगी अमाउंट उस पे 18%। हाँ, अगला पॉइंट, एक पॉइंट आता है रिटर्न ऑफ डिपॉजिट, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स। यहां पर आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ 1 अप्रैल 2026, स्टार्टिंग ऑफ या कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। क्या आपको, अच्छा ये 31 दिसंबर मार्च लिख दिया, मार्च 2027, ये क्या हो गया? एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। यहां से आपको मैक्सिमम कितना टाइम मिलेगा? 6 मंथ। कितना हो बेटा? सितंबर, 30 सितंबर 2026। यहां तक आपको क्या करनी है? एक रिटर्न ऑफ डिपॉजिट फाइल करनी है। रिटर्न ऑफ डिपॉजिट, रिटर्न का मतलब समरी, टू बी फाइल्ड विद आरओसी, टू बी फाइल्ड विद आरओसी। ठीक है? कंटेनिंग पर्टिकुलर्स, कंटेनिंग पर्टिकुलर्स ऑफ डिपॉजिट्स। अप टू 31 मार्च 2026, जहां आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो चुका है, वहां से 6 मंथ के अंदर अंदर, वहां से 6 मंथ के अंदर अंदर 31 मार्च 2026 तक आपकी कंपनी में डिपॉजिट का क्या स्टेटस है वो बता दो। कितने डिपॉजिट आपने ले रखे थे? ओपनिंग बैलेंस कितना था? इस साल कितने डिपॉजिट लिए थे? कितने रीपे कर दिए? कितनों के पेमेंट में आपने डिफॉल्ट कर रखा है जो आउटस्टैंडिंग खड़े हैं? इन सब के पर्टिकुलर्स किसके पास जाएंगे? आरओसी के पास। ये डेट याद करनी है 30 जून। ये एमसीक्यू के लिए, 30 अप्रैल सॉरी 30 सितंबर लिख दिया, 30 जून आएगा बेटा। इसको 30 जून करो, 30 जून आएगा, 30 जून। तो ये तो फिर कैलेंडर ईयर के हिसाब से होगा। नहीं नहीं नहीं, 1 अप्रैल से 30 जून तो कितना होगा? 3 महीने, विद इन 3 मंथ। ये 1 अप्रैल से पहले जितने डिपॉजिट्स वगैरह पे किए वो इस या तो 30 जून तक बतानी है सर। बिल्कुल, 3 महीने के अंदर अंदर पिछले फाइनेंशियल के सारे डिपॉजिट के पर्टिकुलर्स देने हैं। 3 मंथ्स आएगा बेटा, 6 मंथ नहीं आएगा, 3 मंथ्स आएगा। 30 जून तक ये रिटर्न आपको फाइल करनी है। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, इससे एमसीक्यू आएगा कि जो रिटर्न ऑफ डिपॉजिट है वो कब तक फाइल करनी होती है। ओके,
एक आपको क्रिएट करना पड़ेगा डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व था, ऐसे ही डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा ऑफ 20%। ठीक है, 20%। कितना? 20%। किसका? ऑफ डिपॉजिट्स टू बी रिपेड, डिपॉजिट्स टू बी रिपेड इन फाइनेंशियल ईयर। इस फाइनेंशियल ईयर में कितना डिपॉजिट आपको रीपे करना है उसका कैलकुलेशन करो, और उसका कम से कम 20% का क्या बनाओ? डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व। और ये आपको कहां रखना है? ये आपको रखना है टू बी केप्ट एट शेड्यूल्ड बैंक में रखना पड़ेगा। और इस रिजर्व को आप यूज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर एनी पर्पज other than पेमेंट ऑफ डिपॉजिटर। अब चाहे मुझे डिपॉजिटर को इंटरेस्ट पे करना है या उनका प्रिंसिपल से पे करना है, इसमें से पे करोगे, इसके अलावा इसका कोई यूज नहीं है। इसको ऐसे समझो बेटा, यहां पर मेरा फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ 1 अप्रैल 2026 और ये मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च 2027 को। फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में क्या मुझे ये पता हो सकता है मेरे डिपॉजिट्स कितने हैं? ऑब्वियस सी बात है, बैलेंस शीट में लिख रखे हैं। तो यहां पर मेरे डिपॉजिट्स हैं 200 करोड़ के। अच्छा, क्या मुझे ये पता लग सकता है कि मुझे इस साल कितने डिपॉजिट रीपे करने हैं? सर मेरे डिपॉजिट ये रह जाएंगे 140 करोड़ के रह जाएंगे। तो यानी कि ड्यूरिंग द ईयर मुझे कितने डिपॉजिट रीपे करने हैं? ₹60 करोड़ के डिपॉजिट रीपे करने हैं। डिपॉजिट्स टू बी रीपेड, ये बात मुझे 1 तारीख को पता होगी। ठीक है, तो इसका करो 20% एटलीस्ट। कितना आया? 12 करोड़। ये आपको क्या करना है? इन्वेस्ट करना है शेड्यूल्ड बैंक में, केप्ट इन सेपरेट बैंक अकाउंट विद केप्ट इन सेपरेट बैंक अकाउंट। कंपनी के बैंक अकाउंट में नहीं जाएगा, नहीं। कंपनी के बैंक अकाउंट में होगा तो कंपनी यूज कर लेगी इस पैसे को। सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है, वो भी शेड्यूल्ड बैंक में, विद शेड्यूल्ड बैंक। सेम ऐसी कहानी कहां थी? डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व में भी थी, सॉरी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में भी थी। ठीक है, बट वहां पर परसेंटेज अलग थी। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व 10% का क्रिएट करना होता था और इन्वेस्ट कितना करना होता था? 15%। ठीक है, और उसके बाद वो इन्वेस्ट कहां कर सकते थे? गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते थे और शेड्यूल्ड बैंक में भी। यहां पर सिर्फ कहां रखना है? शेड्यूल्ड बैंक में। कब तक रखना है? 30 अप्रैल तक। 30 अप्रैल तक। मतलब जो ये 12 करोड़ है इसको अपन एफडी बना के रख देते हैं उस बैंक में। ऐसा तो कर ही सकते हैं। क्या चीज? हाँ करवा सकते हो, क्या दिक्कत है? बट एफडी वही बात है ना, मैं 1 साल से कम की एफडी होती नहीं, और आपको पेमेंट कब करनी है? इस साल के अंदर अंदर। तो एफडी 1 साल से कम की करोगे कैसे? कोई बैंक अगर ऐसा है वो कहता है हम 6 महीने की एफडी के देते हैं, ले लो भैया, हमें क्या दिक्कत है? विद इन, यहां पर लिख लो, विद इन 30 days फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। दैट इज 30 अप्रैल। ये पैसा आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है। कब तक? 30 अप्रैल तक। 30 दिन के अंदर अंदर इतने पैसे का जुगाड़ करो और शेड्यूल्ड बैंक में रखो। और ये पैसा डिपॉजिटर की पेमेंट के लिए ही यूज करना है, किसी और के लिए पेमेंट के लिए नहीं यूज कर सकते। पॉइंट क्लियर हो गया? चलो आगे। ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग। ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग। अच्छा बताओ, ये क्रेडिट रेटिंग क्या होती है? जैसे अपना क्रेडिट स्कोर, जैसे अपना सिविल स्कोर होता है, सेम ऐसे कंपनी की क्रेडिट रेटिंग होती है। और ये गवर्नमेंट की जो अप्रूव्ड एजेंसी होती है वो इश्यू करती है।
जितनी ज्यादा अच्छी क्रेडिट रेटिंग होगी इसका मतलब कंपनी सेफ है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, पैसा उधार देने के लिए। तो ये क्रेडिट रेटिंग कब ऑब्टेन करनी है आपको? एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। जब आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो तब लेनी है। एंड मेंशन, और ये आपको मेंशन करनी है इन सर्कुलर, ताकि सभी बंदों को पता लग जाए कि इस कंपनी में पैसा डिपॉजिट करना सेफ है या नहीं है। और ये मिनिमम कितनी होनी चाहिए? जितनी आरबीआई ने स्पेसिफाई कर रखी है। इससे नीचे अगर आपकी ग्रेड चलेगी आप डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा, एंड एवरी ईयर आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। उसके बाद हर साल लेनी है। कब तक? अंटिल डिपॉजिट्स आर रिपेड। आपने डिपॉजिट कर दिया 3 साल के लिए, तो आपको हर साल पता होना चाहिए ना कि मेरी कंपनी सेफ है या नहीं है। पता लगा इनका सिबिल स्कोर डाउन आ गया तो मैं कंपनी के पास पहुंच जाऊंगा कि भैया मेरे पैसे दो, आपकी कंपनी तो खतरे में चल रही है, सिबिल स्कोर क्या हो रखा है? डाउन हो रखा है। ये कुछ पॉइंट है। तो ये सारे पॉइंट किसके लिए थे? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स। और ये सेम प्रोविजन अप्लाई होंगे एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम, सॉरी नॉन मेंबर के थे, सेम प्रोविजन अप्लाई होंगे मेंबर्स के लिए भी, कुछ पॉइंट को छोड़ के। 90% पॉइंट क्या है? सेम है। अब अपना एक टॉपिक रह गया कि डिपॉजिट की डेफिनेशंस क्या है। हाँ चलो पहले बुक में देखते हैं इसको। बस ये नॉन मेंबर्स के हैं क्या? ये नॉन मेंबर्स के हैं, और यही सारे प्रोविजंस किस पे अप्लाई होंगे? मेंबर्स के लिए भी अप्लाई होंगे। देखते हैं, पहले बुक में थे, देखते हैं। देखो आओ, छोटा सा चैप्टर, इसमें तो क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट पे आओ। द टर्म डिपॉजिट इंक्लूड एनी रिसीट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट और लोन और इन एनी फॉर्म बाय कंपनी। कंपनी किसी भी वे में अगर पैसा रिसीव करे, चाहे डिपॉजिट के नाम से, चाहे लोन के नाम से, चाहे किसी भी नाम से, ठीक है, बट इट डज नॉट इंक्लूड सच कैटेगरीज ऑफ अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। पॉइंट क्लियर? ओके, इसको करने की जरूरत नहीं है, रिपीट करके टाइम पास करना है तो पढ़ लेना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। करेक्टरिस्टिक्स, डिपॉजिट टाइम बाउंड होता है। मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना? 36। ठीक है। इट कैन बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। ठीक है। इट डज नॉट इंक्लूड प्रिस्क्राइब्ड कैटेगरी ऑफ अमाउंट। अभी ये वाली अमाउंट्स जो इंक्लूड नहीं होगी, ये अपना पेंडिंग है, इसी के लिए मैंने 3 पेज छुड़वा रखे थे। प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स ओनली, प्राइवेट कंपनी। समझ आगे बात? और पब्लिक कंपनी अगर है तो ये एक्सेप्ट कर सकती है मेंबर से भी एंड ऑल्सो फ्रॉम पब्लिक, बट इसको क्या करना पड़ेगा? इट फुलफिल सर्टेन पैरामीटर। पैरामीटर क्या है? नेटवर्थ, टर्नओवर। नेटवर्थ कम से कम कितनी होनी चाहिए? 100 करोड़, या टर्नओवर कम से कम कितना होना चाहिए? 500 करोड़। ठीक बात है। अब देखो ये बच्चों वाली चीज लगी। अब ये वाली पॉइंट अभी पेंडिंग छोड़ूंगा मैं, आगे चलो। डेफिनेशन में आ जाओ। डिपॉजिटर का मतलब क्या है? डिपॉजिटर मींस या तो ये मेंबर है हु हैज मेड डिपॉजिट, तो मेरे पास एक कंपनी के शेयर है और मैंने उस कंपनी को डिपॉजिट भी दे दिए, तो मैं कंपनी का मेंबर भी हूं शेयर्स के लिए और मैं डिपॉजिटर भी हूं। ठीक बात है सर। एनी पर्सन हु हैज मेड डिपॉजिट विद, अब देखो यहां पर पब्लिक कंपनी क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि प्राइवेट कंपनी नॉन मेंबर से डिपॉजिट ले ही नहीं सकती। ठीक बात है। इन अदर वर्ड्स को करने की जरूरत नहीं है, टाइम पास करना है तो कर लेना। इन अदर वर्ड्स में ये लिखा हुआ है प्राइवेट कंपनी जो है सिर्फ मेंबर से डिपॉजिट ले सकती है, पब्लिक कंपनी मेंबर से भी ले सकती है और नॉन मेंबर से भी ले सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिजिबल कंपनी? सबसे पहली बात तो ये पब्लिक कंपनी होनी चाहिए। सर क्या प्राइवेट कंपनी एलिजिबल नहीं है डिपॉजिट लेने के लिए? प्राइवेट कंपनी तो अपने मेंबर से डिपॉजिट ले सकती है बेटा। एलिजिबल कंपनी वर्ड कब आएगा? जब पब्लिक से डिपॉजिट लेने की बात चल रही हो। पॉइंट समझ में आ गया? नेटवर्थ कम से कम कितनी होनी चाहिए? 100 करोड़ और मोर। या फिर आपका टर्नओवर कितना होना चाहिए? टर्नओवर कितना होना चाहिए?
कम से कम 500 करोड़। एसआर पास करवाना पड़ेगा, बिना एसआर पास करवाए आप डिपॉजिट नहीं ले सकते। एसआर की कॉपी किसके पास जाएगी? आरओसी के पास, ऑब्वियस सी बात है। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन भी सफिशिएंट रहेगा अगर डिपॉजिट क्या है? डिपॉजिट विद इन लिमिट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी। ये लिमिट कितनी है बताओ? पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। इतना ही डिपॉजिट लेना है तो फिर आपको ओआर काफी रहेगा। क्लियर है? आगे चलूं। प्रोहिबिटिव प्रोविजन, नो कंपनी, अब देखो जो पब्लिक कंपनी है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती। किससे? पब्लिक से। देखो फ्रॉम पब्लिक, तो किसकी बात चल रही है? ये कौन सी कंपनी की बात चल रही है? पब्लिक कंपनी की बात चल रही है। प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक से डिपॉजिट ले ही नहीं सकती बेटा। तो कौन सी कंपनी की बात चल रही है? कि पब्लिक से आप डिपॉजिट नहीं ले सकते अनलेस इट फॉलोज द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 5। ठीक बात है? एग्जम्प्टेड कंपनी, किन कंपनियों पे चैप्टर 5 नहीं लगेगा? अच्छा बताओ, आपके अकॉर्डिंग बैंकिंग कंपनीज पे लगना चाहिए? क्यों नहीं? उनका तो धंधा यही है। वो अगर ये बार बार एसआर पास करवाने लगे, रिटर्न फाइल करने लगे, तो भैया हो गया काम हमारा। एनबीएफसी पे लगता होगा? नॉट एप्लीकेबल ऑन बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो हाउस घर बनाने के लिए लोन देती है, इनकी स्पेशल ब्रांचेज होती है, ये भी लोगों से पैसा लेती है और घर बनाने के लिए लोन देती है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। तो भैया ये कंपनी काउंट नहीं होती, इनके स्पेशल एक्ट है, इनका तो काम यही है। क्या लिखा हुआ है? प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई टू अ बैंकिंग कंपनी एंड एनबीएफसीज, ठीक है, एज डिफाइंड बाय आरबीआई एंड सच अदर कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर दे इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल आ गया हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। ठीक है, ये काउंट नहीं होती। आगे चले। उसके बाद में प्रोविजन रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, अभी मेंबर्स का नहीं करवा रहा, यहां पर आ जाओ, नॉन मेंबर्स का मिलेगा। ये रहा प्रोविजन रिगार्डिंग टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक बाय एलिजिबल कंपनी। तो एलिजिबल कंपनी का मतलब पब्लिक कंपनी जिसकी नेटवर्थ कम से कम 100 करोड़ हो या टर्नओवर 500 करोड़ हो। तो सबसे पहला स्टेप क्या दे रखा? ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग। एलिजिबल कंपनी शैल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रेटिंग, ठीक है ना, रेटिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ठीक बात है। ये बताता है कि क्रेडिट रेटिंग क्या होती है, ये बताती है कि आपकी कंपनी में पैसा उधार देना कितना सेफ है। क्या करना है इसका यार? कब लेनी है बस ये बताओ? एट द टाइम ऑफ इन्विटेशन ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड देन एवरी ईयर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ डिपॉजिट। एक तो कब लेनी है? जब आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करो तब, ताकि लोगों को बता सको कि हमारी कंपनी सेफ है या अनसेफ है। और उसके बाद हर साल लेनी है, जब तक आप डिपॉजिट की पेमेंट नहीं कर देते। ठीक है, गवर्नमेंट की एजेंसीज होती है, केयर वगैरह जैसे ये। ठीक है, उसके बाद में ये हर साल लेनी है एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, और इसकी एक कॉपी किसको जाएगी? आरओसी को जाएगी। शैल नॉट बी बिलो द मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड, जो कौन स्पेसिफाई करे? आरबीआई स्पेसिफाई करे। ठीक है, ये आप किसी भी अप्रूव्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से ले सकते हो, इसकी जरूरत नहीं है, ये ऊपर ही आ चुका। पहली कंडीशन क्लियर है। अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर्स, वन और मोर ट्रस्टीज फॉर डिपॉजिटर टू बी अपॉइंटेड बाय कंपनी, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इनकी रिटर्न कंसेंट लेनी पड़ेगी।
ठीक बात है। और इनका नाम कहां आएगा, सर्कुलर में या एडवर्टीजमेंट में, कि हमारा डिपॉजिटर ट्रस्टी ये है और हमने इसकी कंसेंट ले रखी है। इसका बड़ा फर्क पड़ता है बेटा डिपॉजिट लेते हुए कि डिपॉजिटर ट्रस्टी हमने किसको अपॉइंट कर रखा है, वो एक रेप्यूटेड बंदा होना चाहिए। ठीक बात है ना। एग्जीक्यूट डिपॉजिट ट्रस्ट डीड एटलीस्ट 7 days बिफोर द इश्यू ऑफ सर्कुलर। ठीक है। नो पर्सन इंक्लूडिंग अ कंपनी दैट, इसको किसको अपॉइंट किया जा सकता है, ये देखो एक ये बुलेट यहां पर गलती से लगी हुई है, ये है यहां पर मैं लिखता हूं डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर डिपॉजिटर ट्रस्टी। सेम एज इन केस ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। किसको डिपॉजिटर ट्रस्टी नहीं बनाया जा सकता, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज ट्रस्टी। ठीक है, इफ ही इज डायरेक्टर, केएमपी ऑफिसर और इंप्लॉई ऑफ द कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएटेड कंपनी। ठीक है, और ना वो डिपॉजिटर होना चाहिए, ना वो डिपॉजिटर होना चाहिए, इंडेटेड नहीं होना चाहिए, कोई मटेरियल पिक्यूशनरी, पिक्यूशनरी का मतलब होता है फाइनेंशियल, पिक्यूशनरी का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल। फॉर एग्जांपल मैं कंपनी का मेंबर नहीं हूं बट मेरे पास कंपनी के डिबेंचर्स है, ठीक है 10 करोड़ के, तो भाई फाइनेंशियल रिलेशन तो आ गया, तो आप अपना पैसा जल्दी निकालने की कोशिश करोगे ना। कल को कंपनी में कोई गड़बड़ चल रही होगी तो आप अपना पैसा निकालोगे, ना कि डिपॉजिटर को बताओगे। सही बात है ना। हाँ, उसके बाद आपने कंपनी के भी आप कोई गारंटी नहीं दे रखी है, ठीक है, और ना आप रिलेटिव हो इनके ए के। पॉइंट क्लियर। सेम वर्ड टू वर्ड सेम जो डिबेंचर ट्रस्टी में आया था। डिबेंचर ट्रस्टी, डिपॉजिटर ट्रस्टी को हटाया नहीं जा सकता। नो ट्रस्टी शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस। ठीक है, आफ्टर द इश्यू ऑफ सर्कुलर एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स। सभी डायरेक्टर अगर कंसेंट दे तभी, प्रेजेंट इन मीटिंग। और अगर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो उसका भी प्रेजेंट होना जरूरी है। ये बात बड़ी बेसिक सी बात है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम कितना डिपॉजिट ले सकते हो बताओ, मेंबर से कितना ले सकती है एलिजिबल कंपनी, 10%। सर आपने तो 100% बताया था, मेंबर से 100% ले सकते हैं, वो प्राइवेट कंपनी के लिए भाई। किसकी बात चल रही है, एलिजिबल कंपनी की। तो मैक्सिमम कितना ले सकते हो, 10%। 10% किसका, पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। और अदर देन मेंबर से कितना ले सकते हो, मैक्सिमम 25%। ठीक है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स कितना, 10%, और फ्रॉम अदर देन मेंबर 25%। ये अगर एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी हो तो मैक्सिमम कितना है, 35%। ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि मैक्सिमम डिपॉजिट कितने हो सकते हैं। हो जाएगा। कंपनी को एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। रजिस्टर में क्या होगा, अरे बंदे का नाम क्या है, उसके फादर का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, कितनी अमाउंट डिपॉजिट की, कितने साल के लिए डिपॉजिट की है, इंटरेस्ट रेट क्या है, ये सब बातें। ठीक बात है। ठीक है, ये कितने साल तक प्रिजर्व करना है, 8 साल तक, जिस दिन लास्ट एंट्री हुई है, इन विच लेटेस्ट एंट्रीज मेड। लेटेस्ट एंट्री का मतलब क्या है, लास्ट एंट्री क्या होगी, पेमेंट की। पेमेंट होने के बाद कोई एंट्री नहीं हुई जी, ना कोई नया डिपॉजिट लिया और ना हमारा कोई पेंडिंग है पुराना, तो भैया उसके 8 साल बाद के रजिस्टर क्या कर सकते हो, डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। ये भी एमसीक्यू के लिए ठीक है। ना 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 ना, हर साल का नहीं, एक ही चलता रहेगा, एक ही। जब वो रजिस्टर भर गया तो दूसरा ले लो। एंट्री कितने दिन में करनी है, एंट्री शैल बी मेड विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ रिसीट। जिस दिन, एक मिनट ये नोट्स में भी लिख लो यार, ये है ना एमसीक्यू आ सकता है इसमें से, ये मैंने लिखा नहीं यहां पर। ये रहा, एंट्री विद इन 7 days। जिस दिन आपने एफडीआर इश्यू किया है उसके 7 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट में इसकी एंट्री कर लेना। और ये कितने साल तक प्रिजर्व करना होता है, प्रिजर्व फॉर 8 फाइनेंशियल ईयर, प्रिजर्व फॉर 8 years, 8 years। बस इतनी बात। एक लाइन और भी लिख लो, ये लिख लिया, डिपॉजिटर ट्रस्ट डीड ये एग्जीक्यूट की,
file copy with ROC at least 7 days before the issue of circular. पब्लिक को सर्कुलर इश्यू करने से कम 7 दिन पहले डिबेंचर ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए और इसकी कॉपी किसके पास जाएगी? आरओसी के पास जाएगी। डन है? चलो आगे बेटा। प्री मैच्योर पेमेंट और डिपॉजिट। सर कोई पहले पेमेंट मांगने आ गया तो आ सकता है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, बट कब आएगा? 6 मंथ के बाद आए और 1% इंटरेस्ट रेट कटेगा, 1% लेस, इंटरेस्ट पेबल शैल बी 1% लेस। 2 कंडीशन है जी हमारी, ठीक है, ओके। उसके बाद ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन। ये क्या है? एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन यानी कि इंटरेस्ट 1% इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं होगी। 2 केसेस में नहीं होगी। सबसे पहले केस क्या है? वॉर की सिचुएशन चल रही है, वॉर की सिचुएशन चल रही है और वॉर रिस्क है, ठीक है। नेवी वाले, मिलिट्री वाले या एयर फोर्स वाले या उनकी फैमिली, इमरजेंसी चल रही है, इमरजेंसी डिक्लेयर्ड है, कंट्री में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है कि वॉर वगैरह चल रहा है। जैसे चाइना वाले मान लो वॉर डिक्लेयर कर दे तो इंडिया के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है, भाई अभी दिक्कत है, ठीक है। तो अब बताओ मैं अपना घर कैसे चलाऊं? तो मैं पैसे मांग सकता हूं, आर्मी वाले पैसे मांग सकते हैं। उस टाइम गवर्नमेंट को भी पैसे की जरूरत होती है ना, तो गवर्नमेंट वाले हो सकता है नेवी वगैरह वाले को पैसे ना दे, एक बार भी इमरजेंसी में चल रहे हैं तो आप देश सेवा वैसे ही कर रहे हो, हम हो सकता है आपको सैलरी ना दे पाए, तो यहां से मैं डिपॉजिट पहले भी ले सकता हूं और इस केस में 1% की इंटरेस्ट डिडक्शन नहीं होगी। दूसरा क्या बनता है बताओ? मैक्सिमम डिपॉजिट में कितना ले सकता हूं? मैं एलिजिबल पब्लिक कंपनी हूं, मैं नॉन मेंबर से कितना डिपॉजिट ले सकता हूं? 25%। मेंबर से कितना ले सकता हूं? 10%। मान लो मैंने नॉन मेंबर से 30% ले लिया, तो कितना एक्सेस ले लिया? तो 5% जो एक्सेस ले लिया वो क्या करो? वापस करो लिमिट में आने के लिए। कितने दिन में? जैसे ही मेरे को पता लगा, किसी ने कंप्लेंट कर दी भाई साहब इसने 30% ले रखा है, 25% लेने थे, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एहसास हुआ कि भाई यार ये तो फालतू ले गए, तो जिस दिन एहसास हुआ उससे अगले दिन इमीडिएटली क्या कर दो? वापस कर दो कि आपके डिपॉजिट कैंसिल किया जाते हैं, हमारी कंपनी से गलती होगी, हमें लिमिट में रहना है, सेक्शन 180 सब सेक्शन 1 क्लोज सी की लिमिट के अंदर रहना है, या जो ओवरऑल लिमिट है उसके अंदर रहना है। तो हमसे गड़बड़ हो गई, तो अब बताओ 1% इंटरेस्ट काट के पेमेंट करूंगा मैं उनको? क्यों नहीं? क्योंकि कंपनी की गलती है, ठीक बात है ना। Where deposit is premature repaid to comply with rule 3। रूल 3 किसका है? लिमिट में रहने का, ठीक है, विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, इसलिए हमें डिपॉजिट रिड्यूस करने पड़ रहे हैं। तो इस केस में आपको इंटरेस्ट डिडक्शन नहीं करनी है, ठीक है। प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ डिपॉजिट टू एन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस पॉइंट को मैं मेंबर वाले के साथ समझाऊंगा, अब इसको मैं पेंडिंग छोड़ देता हूं, आगे आओ। फाइलिंग ऑफ रिटर्न विद ऑफ डिपॉजिट विद आरओसी अप टू ऑन और बिफोर 30th जून, अप टू 30th जून। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर आ जाएगा। पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा बताओ बेटा? 18% पर एनएम। अच्छा एक बात दो, कंपनी आपसे डिपॉजिट ले ले और आपको कहे हम 8% इंटरेस्ट देंगे, और उसके 1 साल बाद कंपनी कहे कि हमने टर्म एंड कंडीशन में चेंज कर दिया, अब हम आपको 7% देंगे, तो क्या ऐसा अलाउड है? कंपनी कहे हम आपको 9% देंगे, तो अलाउड है। नो राइट टू ऑल्टर, कंपनी हैज नो राइट टू ऑल्टर एनी ऑफ द टर्म्स ऑफ डिपॉजिट, ठीक है, which may prove detrimental to the interest of depositor। what is the meaning of detrimental? harmful, यानी कि आप इंटरेस्ट घटा नहीं सकते, इंटरेस्ट बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। सर वो भी इंटरेस्ट होता है कि जो मार्केट रेट के हिसाब से चल रहा है वो हम देंगे। हाँ रेपो रेट के हिसाब से हो जाता है, कर सकते हो। हाँ नहीं, एफडी के अंदर नहीं होता बेटा, एफडी में तो इंटरेस्ट रेट सेम ही रहेगा, एफडी का इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट नहीं होगा, वो इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है, वो अलग होती है, वो एफडी नहीं कहलाएगी। फिर वो इंटरेस्ट बढ़ाना अलाउड है, इंटरेस्ट घटाना अलाउड नहीं है, ये बात। पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन आपको याद ही नहीं करनी,
ये वाला दोबारा आ गया, इसका भी करने की जरूरत नहीं है। ये भी याद नहीं करनी है पनिशमेंट, ठीक है, और ये भी याद नहीं करना है। ये इस सेक्शन, ये एक्ट आने से पहले भी डिपॉजिट लेते थे, उस पर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होते, ये कुछ भी याद नहीं करना, ठीक है। अब आते हैं मेंबर्स वाले पे। मैंने एक पॉइंट छुड़वा रखा है इसमें भी आपको। अब ये मेंबर वाला आपके लिए होमवर्क है, ये पढ़ के आना, कल आते ही डिस्कस करेंगे इसमें आपको क्या चीज अलग मिली मुझे बताना, होमवर्क। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।